Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 3rd of April 2022। 3 अप्रैल 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे सिंपल सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। लाइक मत ना करने की गलती मत करिएगा, प्लीज़ डू लाइक इट एंड कम से कम 1000 लाइक्स का जो टारगेट है उसको पूरा कराने में मदद करो यार। आप लोग कैसे हो, है ना, इतनी छोटी सी बात नहीं कर पा रहे हो। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं, जो आपको प्रीलिम्स के लिए थोड़ा मजबूत बनाएंगे। पहला सवाल आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड हैं? फर्स्ट इज जवांते नाइजीरिया, सेकंड इज मसाई तंजानिया, थर्ड इज पेमोन वेनेजुएला। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ट्राइब्स उनके रीजन्स के साथ करेक्टली मैच्ड है। ऑप्शंस आर 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या आपका 1, 2 and 3। ठीक है ना। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विद रेफरेंस टू अंटार्कटिका एंड अंटार्कटिका ट्रीटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं यहाँ पे, आपको बताना है कौन से सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, दिस रीजन हैज़ नो नेटिव पॉपुलेशन। Second is, the treaty makes it mandatory for 54 signatory countries to specify laws governing territories on their stations as are located। ठीक है ना। तो ये ट्रीटी मैंडेट करती है 54 कंट्रीज को टू स्पेसिफाई लॉज गवर्निंग टेरिटरीज ऑन विच देयर स्टेशंस आर लोकेटेड, मतलब उनके स्टेशन जहाँ पे लोकेटेड हैं उनके रिगार्डिंग लॉ बनाने के लिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 3 इज, the term cryovolcanism is often seen in news is related to which of the following। इनमें से कौन से सही स्टेटमेंट्स हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। फर्स्ट इज eruption of volcanoes in permafrost areas such as Antarctica. Second is massive volcanic activities that took place during the Little Ice Age. Third is massive volcano which can lead to significant cooling of a planet. And fourth is erupting icy water rather than molten rock। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्रायोवल्केनिज्म से रिलेटेड है। ठीक है। दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू, प्लीज़ डू ट्राई टू आंसर। इनके आंसर्स आप करने की कोशिश करिए कि करके मैं आंसर आपको बताता हूँ। ठीक है ना। मिला लीजिए और बताइए कितने आपने सही किए। पहला दिख रहा है आपको, फर्स्ट इज जवांत नाइजीरिया। ये देखो गलत है। जवांत जो है वो ब्राज़ील की ट्राइब है, ना कि नाइजीरिया की, तो पहला ही गलत है इसमें। बाकी मसाई तंजानिया बिल्कुल सही है, और पेमोन आपके वेनेजुएला की ट्राइब है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 2 and 3 हो जाएगा, क्योंकि पहला जवांत ब्राज़ील था। अंटार्कटिका ट्रीटी तो मैंने आपको रोज़ पढ़ाया ही है ना। इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। पहला कि इसके कोई नेटिव पॉपुलेशन नहीं है, और कल अपन ने बात की थी ना, अंटार्कटिका पॉलिसी की बात चल रही थी। अंटार्कटिका पॉलिसी की जो बात चल रही थी उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि इंडिया भी लॉ बना रहा है। तो ये इसीलिए बना रहा है क्योंकि ये 54 जितनी सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि दे विल बी फॉर्मिंग लॉज, दे विल बी स्पेसिफाइंग लॉज फॉर द टेरिटरीज ऑन विच देयर स्टेशंस आर लोकेटेड। तो जहाँ पे भी स्टेशन होगी, जैसे भारती, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ये स्टेशन इंडिया के हैं ना, तो जिस भी एरिया में ये होगा वहाँ के लिए लॉ बनाना पड़ेगा। तो ये उसी के चलते यहाँ पे इंडिया भी लॉ स्पेसिफाई कर रहा है, और ये स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तीसरा क्वेश्चन था क्रायोवल्केनिज्म न्यूज़ में रहता है, तो आपको बताना क्या सही है। तो क्रायोवल्केनिज्म के रिगार्डिंग जो करेक्ट आंसर, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने थे क्रायोवल्केनिज्म से रिलेटेड। जो करेक्ट आंसर है वो है इरप्टिंग आइसी वाटर रादर देन मॉल्टन रॉक। अब यहाँ पे क्या होता है, जब इरप्शन होता है ना, अब अपन इरप्शन को क्या जानते हैं? वल्केनिज्म को जानते हैं कि यार लावा निकल रहा है, मॉल्टन कोई मटेरियल मैग्मा से आता हुआ कोई मटेरियल है, मैग्मा ये सब है ना। लेकिन जब इरप्शन अगर आइसी वाटर का हो रादर देन मॉल्टन रॉक का, तो वो कहलाता है आपका क्रायोवल्केनिज्म। दैट विल बी द क्रायोवल्केनिज्म। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस। आगे मूव करते हैं, आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, do you think India should move ahead with Russian deals even after so much pressure from the western nations। अब देखो, आप सबको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज, यूएसए, यूरोप, इन्होंने सैंक्शंस लगा रखे हैं रशिया के ऊपर, रशियन बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, स्विफ्ट के ऊपर, है ना। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया को रशिया के साथ डील करना चाहिए क्या? जैसे हम ऑयल ले रहे हैं, डिफेंस डील कर रहे हैं उनके साथ, है ना, और रूबल में और रुपीज़ में हम एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो क्या हमको ये करना चाहिए इवन आफ्टर सो मच प्रेशर फ्रॉम वेस्टर्न नेशंस और यूरोपियन नेशंस? तो आपको बताना है कि क्या करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। ठीक है। तो इसका आंसर ईजी क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आपका मैं व्यू पॉइंट जानना चाहता हूँ कि आप क्या लिखते हैं। सपोज करो ऐसा कोई क्वेश्चन
जाए जिसमें आपको अपना व्यू पॉइंट देना पड़े, तो आप किस तरीके से उसको टैकल करेंगे। अच्छा आंसर करना है ना, मैं पढ़ूंगा सबके आंसर ज़रूर करेगा। कुछ लोग बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं, तो ऑल द बेस्ट एंड डू राइट द आंसर। आगे मूव करते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया डील सीक्स टू डबल बायलेटरल ट्रेड इन 5 years। अब यहाँ पे एक बहुत ही सिग्निफिकेंट न्यूज़ है फॉर इंडिया। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ECTA। अगर यूपीएससी आपसे पूछता है कि ECTA रिसेंटली साइन किया है किस कंट्री के साथ, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है इंडिया ने, और इसको कहते क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज काउंटर पार्ट स्कॉट मॉरिसन, मतलब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के साथ ये साइन किया गया। एंड नाउ द आईज ऑन डबलिंग बायलेटरल ट्रेड टू $50 बिलियन इन द अपकमिंग 5 years। अगले 5 सालों के अंदर जो अभी $25 बिलियन पे चल रहा है, उसको डबल करके $50 बिलियन पे ट्रेड को ले जाना है। एंड ईजिंग द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर। तो गुड्स एंड सर्विसेज एंड मूवमेंट ऑफ पीपल इट शुड बी ईज डाउन, मतलब कि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आने वाले लोग, उनका मूवमेंट, गुड्स का मूवमेंट एंड सर्विसेज का मूवमेंट ईजी करना है। दिस इज द थिंग। ये जो डील है इट वुड क्रिएट नियरली 10 लाख एडिशनल जॉब्स, तो लगभग 10 लाख एडिशनल जॉब्स ये क्रिएट करेगी डील इन द नेक्स्ट 5 years। दैट इज अ वाटरशेड मूवमेंट फॉर द बायलेटरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इट विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन। ऑब्वियस सी बात है, दोनों इंडो पैसिफिक रीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों कंट्रीज, एंड क्वाड के भी मेंबर्स हैं दोनों, तो आप सबको पता होगा कि इट विल कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। एंड दिस डील वुड फैसिलिटेट वर्क वीजाज फॉर 2 to 4 years फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस। तो इंडियन स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया में है, तो 2 से 4 साल तक का वर्क वीज़ा भी ईजिली अवेलेबल रहेगा। इट विल बी ऑन द रेसिप्रोकल बेसिस एंड अलाउ इंडियन शेफ्स एंड योगा प्रोफेशनल्स टू वर्क इन द कंट्री। तो इंडियन शेफ्स जो है या योगा प्रोफेशनल्स जो है, ये वहाँ पे काम कर सकते हैं इजीली, है ना। दैट इज अ थिंग हाउ वर्क वीजाज विल ऑपरेट एंड ऑल। तो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट डील, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट टाइप बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ देखो लिखा भी है ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज, कौन कौन सी गुड्स एंड कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो ट्रांसफर होंगे और जिसमें बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो जैसे गुड्स में लेबर इंटेंसिव इंडियन सेक्टर्स जैसे कि टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, लेदर, फूड एंड फार्म प्रोड्यूस एंड ऑटोमोबाइल्स, they will benefit from this. Then Australian coal, mineral ores and wines will get easier entry into India. इसके अलावा वर्किंग ग्रुप टू एक्सप्लोर मार्केट एक्सेस इशूज़ फॉर बोथ द साइड्स इन विस्की एंड अदर एल्कोहलिक बेवरेजेस। तो विस्की और दूसरे जो एल्कोहलिक बेवरेजेस हैं उनमें क्या इशूज़ हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। देन सर्विसेज में देखें तो इंडियन स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया विल गेट वर्क वीज़ाज फॉर 2 to 4 years। 2 से 4 साल तक का वर्क वीज़ा दिया जाएगा इंडियन स्टूडेंट्स को जो ऑस्ट्रेलिया में है। एंड ऑस्ट्रेलियन फर्म्स इन बिजनेस, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग विल बी गिवन एक्सेस इन इंडिया एंड दे विल गेन सर्विसेज हेयर, है ना। देन फास्ट ट्रैक अप्रूवल फॉर पेटेंटेड जेनरिक एंड बायो सिमिलर मेडिसिन। तो जो फास्ट ट्रैक अप्रूवल दिया जाएगा फॉर पेटेंटेड जेनरिक एंड बायो सिमिलर मेडिसिन, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया बेनिफिट ले सकता है क्योंकि इंडिया जेनरिक मेडिसिन में बहुत आगे है ना। तो ऑल दीज थिंग्स विल हैपन बिकॉज ऑफ दीज ECTA, यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको याद रखिएगा। पाकिस्तान आर्मी चीफ कॉल्स फॉर टॉक्स विद इंडिया। अब यहाँ पे जनरल बाजवा जो हैं ही इज हिंटिंग एट द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान शुड गो ऑन। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमार बाजवा ने सैटरडे को कहा है कि ऑल द डिस्प्यूट्स विद इंडिया शुड बी सेटल्ड पीसफुली थ्रू डायलॉग, है ना। अब ये अचानक से ऐसी भाषा क्यों बोलने लगे? अब अचानक से ऐसी भाषा मेरे लिए मेरे हिसाब से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इमरान खान ने वहाँ पे उल्टा गेम कर दिया, है ना। जहाँ पे इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस वोट से उनको हटाना था, तो उन्होंने कहा कि अब कोई नो कॉन्फिडेंस वोट नहीं होगा और मैं ही रहूँगा, है ना। तो वो चीज़ वहाँ चल रही है, इस कारण से हो सकता है कि इनको अपने फेवर में करना चाहते हो यहाँ पे बाजवा। अब यहाँ पे कुछ मार्शुपियल्स मिले हैं जो कि मार्शुपियल्स आपके कैंगारूज होते हैं, है ना। कैंगारूज कुछ इंडिया के बंगाल रीजन में भी मिले हैं। अब ये स्मगलिंग कहा जा रहा है कि स्मगलिंग के कारण ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ये 3-4 जो मार्शुपियल्स या कैंगारूज जो है वो मिले हैं, है ना। सो ये थोड़ा सा बस आपको पता रहना चाहिए, ज़्यादा खास न्यूज़ नहीं है क्योंकि इंडिया के लिए मार्शुपियल्स नेटिव नहीं है ना। इंडिया के इन्वायरमेंट में ये मार्शुपियल्स नहीं रहते हैं। सो एक्चुअली दैट कैन बी द ओनली विजिबल एक्सप्लेनेशन, है ना, द स्मगलिंग वाला, है ना।
प्री हिस्टोरिक रेलिक्स पॉइंट टू रिवराइन सेटलमेंट एट अट्टपदी। तो अट्टपदी वाले रीजन में प्री हिस्टोरिक कुछ इंस्क्रिप्शंस एंड प्री हिस्टोरिक आपका रेलिक्स मिले, नॉट इंस्क्रिप्शंस, रेलिक्स मिले हैं एक्चुअली में, है ना। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि करके देखो क्या हुआ। सेवरल प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं ऑन द बैंक ऑफ 3 रिवर्स फ्लोइंग थ्रू अट्टपडी हिल्स स्ट्रैडलिंग केरला एंड तमिलनाडु। तो ये बेसिकली अट्टपदी हिल्स जो हैं ये आपके इस केरला से लेके तमिलनाडु वाले रीजन में पाए जाते हैं। केरला टू तमिलनाडु, केरला तमिलनाडु के बिल्कुल बॉर्डर मध्य में कह सकते हैं आप कि ये पाए जाते हैं, है ना। एंड ये बेसिकली कयास लगाए जा रहे हैं या ऐसा ऐसा कहा जा रहा है कि दिस कैन पॉइंट टूवर्ड्स अ मैच्योर सेटलमेंट, जो कि यहाँ पे डेवलप हुई थी, मैच्योर सेटलमेंट दैट डेवलप्ड हेयर, है ना। एंड नाउ दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मेनी रिसर्चर्स एंड ऑल, है ना। नाउ डिस्कवरी ऑफ स्टोन टूल्स, इनहेबिटेड केव्स, menhirs, cists और burial chambers, stone circles, burial urns, black and red ware pottery, terracotta images, stone carvings, granite inscriptions, they point to prehistoric human settlement in this tribal region, है ना। तो ये क्या क्या मिला है, inhabited caves मिली है एंड स्टोन टूल्स मिले हैं, menhirs मिले। menhirs क्या होता है पता है आपको, बहुत बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, स्टोन के एक तरह से मतलब कहना चाहिए जैसे बड़े बड़े स्टोन्स, बड़े बड़े उसके कटे हुए रहते हैं, वो menhirs कहलाते हैं। burial chambers, stone circles, burial urns, black and red ware pottery, है ना, टेराकोटा इमेजेस, ये सारे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे पाए गए हैं। अब यहाँ पे 3 रिवर्स का नाम लिखा है ना, 3 रिवर्स के आसपास अट्टपडी में, तो ये 3 रिवर्स कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे 3 रिवर्स देखो आपको दिखा दूँ, ये भवानी, सिरुवानी, कोडुमकारा, ये आपका भवानी, सिरुवानी एंड कोडुमकारा पल्लम, ठीक है ना। इसको अनाकट्टी भी कहा जाता है, अनाकट्टी। तो ये रिवर्स भी याद रखेगा, भवानी, है ना, और ये आपका दूसरा है भवानी, शिरुवानी एंड कोडुमकारा पल्लम। तो ये तीनों नदियाँ भी याद रखेगा, यहाँ पे पाए गए। और ये अट्टपडी का तो मैंने आपको बता ही दिया कि मतलब वैसे ये केरला अट्टपदी आपका केरला रीजन में है, लेकिन थोड़ा इसका जो अट्टपदी हिल्स हैं वो आपका केरला टू तमिलनाडु तक जाते हैं, ठीक है ना। अट्टपडी हिल्स आपके केरला टू तमिलनाडु जाते हैं, लेकिन अट्टपदी अगर आपकी जगह पूछी जाए प्रॉपर तो केरला में एक तालुका है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ये तीनों नदियों के नाम भी याद रखेगा, क्या क्या मिला है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, याद रखेगा। अब देखो आगे लिखा भी है, टेलिंगली वन ऑफ द ट्राइबल सेटलमेंट्स एट कोटता थारा इज कॉल्ड नट्टाकल्लू ओरू। नट्टाकल्लू ओरू मीनिंग अ हैमलेट ऑफ menhirs। तो ये जो जगह है बेसिकली ये आपकी कोटता थारा जो लिखा है ना, कोटता थारा इज एक्चुअली अ प्लेस इन अट्टपदी ओनली, ठीक है ना। तो एक सेटलमेंट है कोटता थारा जिसको बोलते हैं, इसको नट्टाकल्लू ओरू भी कहा जाता है, नट्टाकल्लू ओरू भी कहा जाता है। नट्टाकल्लू ओरू का मतलब क्या होता है, इट्स अ हैमलेट ऑफ menhirs। menhirs का मतलब क्या होता है फिर बता दूं, एक टॉल अपराइट स्टोन जो होता है जिसको प्री हिस्टोरिक टाइम में इरेक्ट किया गया होता है, ये इस तरीके टॉल अपराइट मतलब सीधा खड़ा हुआ इस तरीके से एक स्टोन होता है जिसको प्री हिस्टोरिक टाइम्स में स्टैंड कराते हैं ना, वो आपका menhir कहलाता है। तो नट्टाकल्लू ओरू इसका मतलब होता है हैमलेट ऑफ menhirs, नट्टाकल्लू ओरू। ये अट्टपदी हिल्स का एक सेटलमेंट है कोटता थारा नाम की जगह में। कोटता थारा कहाँ पर है आपका, ये आपका अट्टपदी में ही है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, ऑटिज्म अवेयरनेस डे की बात करते हैं। तो ऑटिज्म जो एक बीमारी है, इट्स बेसिकली इम्पेयर्ड सोशल बिहेवियर। क्या क्या इसके अंतर्गत होता है, ऑटिज्म में इम्पेयर्ड सोशल बिहेवियर होता है, मतलब व्यक्ति जो है वो सोशलाइज नहीं कर पाता है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम रहती है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम रहती है, नैरो रेंज ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ दैट आर बोथ यूनिक टू द इंडिविजुअल एंड आर कैरिड आउट रिपीटेटिवली। मतलब व्यक्ति जो रहता है कुछ एक्टिविटीज़ रिपीटेटिवली करता है और यूनिक रहता है उस इंडिविजुअल को। मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसमें रहता है एंड इट्स अ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, एंड जिसमें कि व्यक्ति जो रहता है ही इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, लैंग्वेज उसकी प्रॉब्लम रहती है, सोशलाइज होने में प्रॉब्लम रहती है ना। लेकिन ये कहा जाता है कि ये मेंटल रिटार्डनेस नहीं है, दिस इज़ नॉट मेंटल रिटार्डनेस, क्योंकि ऑटिज्म के जो व्यक्ति रहते हैं दे कैन शो एक्सीलेंट स्किल्स इन स्फीयर्स लाइक आर्ट, म्यूजिक, राइटिंग एक्सेट्रा। आपने एक शो देखा होगा द गुड डॉक्टर अगर किसी ने देखा है तो गुड डॉक्टर में जो डॉक्टर रहता है वो उसको ऑटिज्म की ही बीमारी रहती है, एक्चुअली दैट इज़ ऑटिज्म ओनली, है ना। तो जिसने गुड डॉक्टर देखा है ही माइट अंडरस्टैंड कि किस तरीके से होता है ना। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट।
आगे आपको थोड़ा सा बता दूं कि ग्लोबली इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के उसने ये कहा है कि डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत उन्होंने ऑटिज़म को भी इंक्लूड किया, ठीक है ना। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ने जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनके अंतर्गत ऑटिज़म को भी इंक्लूड किया है। सेम इंडिया ने भी 2016 में जब राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट लाया था तो वहाँ पे डिसेबिलिटीज़ के नंबर 7 टू बढ़ा करके 21 किए गए थे, 7 से बढ़ा करके 21 किए गए थे, जिसमें ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी इंक्लूड किया गया था। एंड एक बेसिकली 2008 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूनानिमसली डिक्लेयर किया था 2 अप्रैल को एज वर्ल्ड ऑटिज़म डे। तो इसीलिए कल वर्ल्ड ऑटिज़म डे था, जो 2 अप्रैल था वर्ल्ड ऑटिज़म डे था, बिकॉज ऑफ दैट 2008 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनानिमसली डिक्लेयर्ड दैट, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली न्यूज़ देखिए, एज वॉर डिप्लीट्स व्हीट ग्रेनरीज अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडिया लुक्स टू फिल द वॉइड। अब यहाँ पे वॉर चल रहा है यूक्रेन रशिया के बीच में, आप सबको पता है। अब ये यूक्रेन और रशिया दोनों बहुत ज़्यादा व्हीट सप्लाई करते थे, आपको अगर पता हो तो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा व्हीट ये सप्लाई करते थे। लेकिन अब चूंकि वॉर चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है रशिया यूक्रेन तो नहीं कर पाएंगे, और ये इम्पोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा करेंगे, है ना। ऐसे में इम्पोर्ट भी इनका बढ़ जाएगा। तो ऐसे में इंडिया जो है वो वीट का एक बहुत बड़ा सप्लायर बन के सामने आ रहा है। तो ये आप लोग बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन अपने एक एडवांटेज में सपोज करिए कल को आपसे पूछता है कि क्या कुछ इंडिया को फ़ायदा हुआ इसके युद्ध का, सपोज करो युद्ध का फ़ायदा इंडिया को क्या हुआ, तो इकोनॉमिकली एक बेनिफिट हमको ये ज़रूर मिला है कि वी कैन से दैट कि हाँ वीट के सप्लाईज थे वर्ल्ड वाइड उसको हमने बढ़ा सकते थे, है ना। दूसरी चीज़ मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अट्रैक्ट कर सकते थे। बिकॉज ऑफ दिस वी कुड हैव अट्रैक्टेड द इन्वेस्टर्स एंड ऑल, है ना। तो दैट इज आई थिंक नुकसान तो बहुत हुए, बहुत नुकसान भी हुए, लेकिन फ़ायदे भी हो सकते हैं। जैसे कि रशिया के साथ जो हमारी डिफेंस डील्स हैं और रशिया के साथ जो हमने रूबल में एग्रीमेंट किए हैं वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। ऑयल का जो हमने ट्रेड किया है वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लिख भी सकते हैं ना, क्वेश्चन आप पूछेगा ही तो आप तो लिख देना, है ना। बाकी युद्ध होना चाहिए कि नहीं, इसमें तो हम क्लियर है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, पीस मेंटेन रखना चाहिए, है ना। या ऐसा नहीं कि हमारे फ़ायदे के लिए युद्ध होता रहे, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछा कि क्या आपको कुछ फ़ायदा हुआ, तो हाँ उसमें आप लिखने में मत शर्मा जाना कि हम नहीं लिखेंगे कुछ, है ना। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड। यहाँ पे यहाँ तो ऐसी न्यूज़ नहीं है जिससे आपका एग्ज़ाम में कोई नुकसान होगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ साइंस में आज हो सकता था, लेकिन साइंस में भी अच्छे से पूछा नहीं क्वेश्चन। साइंस एंड टेक वाले पेज में यहाँ पे इम्यूनिटी के बारे में लिखा था। ये तो एक्चुअली इन्होंने लिख दिया था कि जब आप वैक्सीन लेते हैं, सपोज और आपको कोविड हो जाए और आपने एक डोज लिया तो कितने दिनों तक आपकी इम्यूनिटी चलती है। लेकिन अपन आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छी चीज़ बताने वाले हैं ना। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपका एक पूरा टॉपिक है। सपोज करिए इम्यूनिटी का एक टॉपिक है ना। जब आप NCERT देखेंगे तो उसमें इम्यूनिटी नाम का एक पूरा टॉपिक है। तो इम्यूनिटी के बारे में आपको बता दूँ, 2 टाइप की इम्यूनिटी मेन होती है। सबसे पहले अगर आपसे कभी पूछा जाए, UPSC पूछेगा तो 2 टाइप की मेन इम्यूनिटी होती है। एक होती है आपकी इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो फर्स्ट इज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इन्नेट INNATE इन्नेट इम्यूनिटी, एंड सेकंड इज योर एक्वायर्ड इम्यूनिटी AQUIRED, ठीक है ना। तो इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो एट द टाइम ऑफ बर्थ आपके पास प्रेजेंट रहती है। अब ये किस फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, जैसे आपका जन्म हुआ तो आपके बॉडी में स्किन रहेगी, है ना। आपकी बॉडी में स्किन रहेगी ना। स्किन जैसे हमारी बॉडी को बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से ये इन्नेट इम्यूनिटी है जो कि आपको एट द टाइम ऑफ बर्थ आपके पास अवेलेबल है ना। जैसे सपोज करो आपके बॉडी स्टमक में एसिड रहता है ना। ये तो आपके पास ऑटोमेटिकली प्रेजेंट है ना। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में एसिड होता है। आपके बॉडी में जो एसिड है आपके स्टमक में, वो बहुत सारे जो बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, उनको ख़त्म कर देता है। फिर सपोज़ करो जैसे कि आपके यहाँ मैं बता दूँ, जैसे कि कोई वायरस आपकी किसी सेल को इन्फेक्ट करता है ना, तो आपकी जो वो सेल है वो सिक्रीट करती है इंटरफेरॉन्स, ठीक है ना। जैसे ही आपकी किसी सेल में वायरस का अटैक हुआ तो वहाँ से फिर सिक्रीशन होता है इंटरफेरॉन्स का। अब ये इंटरफेरॉन्स आपकी बाकी की सेल्स को बचाते हैं फ्रॉम द वायरस इन्फेक्शन।
तो ये कुछ इन्नेट मतलब कि जो एट द टाइम ऑफ बर्थ आपके पास प्रेजेंट रहता है। दूसरी जो इम्यूनिटी होती है वो कहलाती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, ये मेमोरी पे डिपेंड करती है। मेमोरी पे डिपेंड करती है मतलब जैसे मान लो आपकी बॉडी में किसी पैथोजन का अटैक हुआ, सपोज अ पैथोजन अटैक्स योर बॉडी, नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट देयर आर सम ऑफ द सेल्स इन योर बॉडी, जैसे कि जिसको बी सेल्स और टी सेल्स बोलते हैं, बीटा सेल्स और टी सेल्स बोलते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स। ये बी सेल्स क्या है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। बी सेल्स प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज एंड टी सेल्स हेल्प द बी सेल्स टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। सिंपल सा ये कंसेप्ट याद रखना है कि एक्चुअली में जो बी लिम्फोसाइट बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट जो है, बी लिम्फोसाइट एक्चुअली में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं एंड टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं डायरेक्टली। टी सेल्स did not themselves secrete the antibodies, rather they help the B cells to produce the antibodies। ठीक है ना। तो टी सेल्स जो हैं, ये लिख देता हूँ, टी सेल्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं, दे हेल्प द बी सेल्स टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। ठीक है ना। तो ये जो रिस्पॉन्स होता है ये मेमोरी पे बेस्ड रहता है, इसको एक्वायर्ड रिस्पॉन्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी इसको एक्वायर कर रही है ना, जब पैथोजन का अटैक हो जा रहा है उसके बाद उसको एक्वायर कर रही है। इनेट वाली अटैक करने से पहले ही बचा रही थी आपकी बॉडी को, जैसे फिजिकल बैरियर हो गए आपकी बॉडी के, साइटोकाइन रिस्पॉन्स हो गया, ये सब आपके बॉडी में अटैक करने से पहले बचा रहे हैं। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अटैक हो रहा है, उसके बाद मेमोरी के बेसिस पे बॉडी आपको बचा रही है। ठीक है ना। तो ये दो तरीके के मेन इम्यूनिटी के टाइप्स होते हैं। इसके बाद दो और टाइप होती है, जैसे एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होता है पैसिव इम्यूनिटी। वन इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड सेकंड वन इज द पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी मतलब वही वाला, जैसे कि आपकी बॉडी में एंटीजेंस का अटैक हुआ, आपकी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स आए, तो आपकी बॉडी ने क्या किया, एंटीबॉडीज रिलीज करना शुरू कर दिया, तो इसको एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। वहीं पैसिव इम्यूनिटी में मतलब जब आप कोई डायरेक्टली एक्सटर्नल एंटीबॉडीज आप ले रहे हो, जैसे वैक्सीनेशन सपोज करो आपने लिया, तो ये पैसिव इम्यूनिटी का काम करेगा, है ना। मदर के जो वो येलो जो मिल्क होता है मदर का पहला, है ना, जिसको पहले 6 महीने ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा लिया जाता है, वो भी एक तरीके से आपका पैसिव इम्यूनिटी का ही सोर्स है, क्योंकि बाहर से आप एक्सटर्नली कुछ चीज़ ले रहे हैं ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑल दीज थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट थे, इम्यूनिटी पूरा टॉपिक ही आपका कंप्लीट कर दिया अपन ने, है ना। ये अच्छी चीज़ थी। वाई इज श्रीलंका अंडर द स्टेट ऑफ इमरजेंसी। अब ये श्रीलंका की बिल्कुल हालत ख़राब है, तो इसकी क्या हिस्ट्री है थोड़ा सा हम ट्रेस कर लें कि क्या रीजंस है इसके। तो देखो रीजंस लिख लो, आपसे पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, यूपीएससी के आपसे मेंस में पूछा जा सकता है ना। तो इसको लिख लेना। पहला जो रीज़न है वो है ईस्टर जो बॉम्बिंग्स हुई थी श्रीलंका में 2019 में। आपको पता होगा ईस्टर का जो वो हो रहा था, प्रोग्राम चल रहा था, तो 2019 में वहाँ बॉम्बिंग्स हुई थी, काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी उसमें। तो ईस्टर बॉम्बिंग्स के बाद दिक्कत क्या है कि वहाँ पर टूरिज्म बिल्कुल डिक्रीज़ हो गया। जो फॉरेनर्स हैं, जो ये लोग थे, वो आना बंद कर दिए। तो ऐसे में टूरिज्म से इकॉनमी बहुत चलती है, श्रीलंका की इकॉनमी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है टूरिज्म पे, है ना। और जैसे ही यहाँ पे ईस्टर बॉम्बिंग्स हुई तो ये टूरिज्म सेक्टर जो था बहुत ज़्यादा उसको नुकसान पहुँचा था, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वहाँ पर टूरिस्ट नहीं आए। दूसरा जो रीज़न था वो राजपक्षा की जो उल्टी सीधी पॉलिसीज़ थी ना, तुगलकी जो फरमान थे, वो भी एक रीज़न थे। जैसे कि इन्होंने कह दिया कि केवल ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी, ऑर्गेनिक का इन्होंने ऑर्गेनिक ऑनली बोल दिया था ना बीच में, जब मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका ने कह दिया कि केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी और कोई फार्मिंग नहीं होगी। जैसे ही इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला, भैया पूरा फार्मिंग का सेक्टर ही डुबा दिया इन्होंने, तो है ना। वहाँ पे प्रोडक्शन इतना ज़्यादा कम हो गया कि लोगों के खाने के वांदे हो गए, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स वर देयर। पॉलिसीज़ जो थी बहुत ही फर्जी पॉलिसीज लेकर के राजपक्षा आ गए कि जो हार्वेस्ट होता था उसका हाफ हार्वेस्ट हुआ, एंड दैट वाज द थिंग। तीसरा, उधार इन्होंने इतना ले रखा था, भैया चाय पीने के लिए उधार दे देना, ऐसे उधार मांगते थे राजपक्षा पहले चाइना से। चाइना की तरफ जाते थे, बोलते भैया आज चाय पीना है, थोड़ा पैसा दोगे 10 रुपये। किसी दिन गए वहाँ समोसा खाना है, 20 रुपये दे दो। तो ये सब इन्होंने चाइना के साथ किया था खूब सारा। अब भैया देखो, किसी से आप उधार लोगे तो आपको उसका इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, आपको उसका ब्याज और मुद्दल अमाउंट पूरा चुकाना पड़ेगा। तो वो ये चुका नहीं पा रहे थे, ब्याज भी नहीं चुका पा रहे थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने पैसा ले रखा था। तो ऐसे में जो ये डेट रिटर्न होने के कारण कि इनका जो
करेंसी है उसमें क्राइसिस आ गए, करेंसी क्राइसिस भी आ गए इनका। तो करेंसी क्राइसिस भी चल रहा था श्रीलंका में। इनकी करेंसी इतनी वीक हो गई है कि $1 में लगभग 400 के आसपास, 300 से 400 के आसपास श्रीलंकन रुपी आ रहे हैं। तो ये जैसे ही करेंसी वीक होती है तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये भी समझो करेंसी इतनी वीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कई बार कि इफ़ द करेंसी इज़ वीक देन imports become very expensive. If the currency is weak then imports become very expensive. आप सपोज करो imports ही expensive हो गए तो ज़रूरत की चीज़ें import नहीं कर पाएंगे आप, या ज़रूरत के जो रॉ मटेरियल्स है वो import नहीं कर पाएंगे, और अगर आप कर भी ले तो आपके यहाँ भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब रीजंस हैं कि श्रीलंका क्यों इतनी बुरी हालत में है। और वहाँ पे लोग बेसिक चीज़ें जैसे LPG सिलेंडर्स, कैरोसिन, मिल्क, ये सब नहीं मिल रहा लोगों को। लाइन में खड़े हैं, कुकिंग ऑयल, गैस, राइस, पल्स, वेजिटेबल्स लेना है, 13 घंटे तक की ब्लैकआउट हो रही है, वहाँ पे लाइट गोल हो रही है। तो ये सारे रीजंस हैं जिनसे समझ में आता है कि अमेरिका अपने वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस में है। एंड बहुत ज़रूरी है कि एज अ नेबर हम उसकी मदद करें, है ना। वी एज अ नेबर शुड हेल्प श्रीलंका एंड ऑल, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो श्रीलंका की हालत ख़राब है ना। मैंने बीच में अगर कोई दूसरे कंट्री का नाम ले लिया हो तो वो भी बुरी हालत में होगी, लेकिन यहाँ पे श्रीलंका बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। एज अ नेबर हम उनकी मदद करें, है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। रूबल फॉर फ्यूल डिफेंस डील्स विद रशिया। अब यहाँ पे इंडिया जो है वो जो सैंक्शंस है उनको सरकमवेंट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे स्विफ्ट पे बैन लगा हुआ है। स्विफ्ट मैंने आपको बताया कि ये बैंकिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विस होती है, जिससे एक कंट्री दूसरी कंट्री में अगर कुछ पैसे डालने हो अगर किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो स्विफ्ट के थ्रू मैसेजिंग होती है, उसके बाद ये अप्रूवल होता है, उसके बाद ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। स्विफ्ट के अंदर कोई पैसा नहीं रहता है, वो केवल एक मैसेजिंग सर्विस है। अब जैसे ही स्विफ्ट इन्होंने बंद किया, इंटरनेशनली रशिया के लिए बंद किया, तो अब उसको बाईपास कैसे करेंगे। इसको बाईपास करने के लिए इंडिया और रशिया ने एक तरीका ढूंढा है कि रुपी रूबल में ट्रेड करेंगे, है ना। रुपी रूबल में ट्रेड करेंगे, जिससे डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो हमको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी स्विफ्ट की, हमको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे। अब ये जो डील है ये हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। इसके पहले S-400 जब एयर डिफेंस सिस्टम की हमने डील की थी तो भी हमने यहाँ पे लोकल करेंसीज का ही सहारा लिया था, क्योंकि उस समय काटसा था, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट जिसको बोलते हैं, है ना। जो काटसा अमेरिका ने लगा रखा कि भैया ईरान से, नॉर्थ कोरिया से, रशिया से आप डील नहीं करोगे। ये उन्होंने कसम खिलाई है सबको, सारी कंट्रीज़ को माँ की कसम खिलाई है कि आप रशिया से, ईरान से और नॉर्थ कोरिया से डील नहीं करोगे। हमने तो भैया S-400 के लिए कर लिया था, एंड वही चीज़ हम अभी भी कर रहे हैं। हम ऑयल वहाँ से ले रहे हैं एंड डिफेंस में और ज़्यादा डील्स हम यहाँ पे रशिया के साथ कर रहे हैं। कोई गलत भी नहीं। देखो, मैं आज क्वेश्चन मैंने ज़रूर पूछा है, मतलब यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं जो मेन चीज़ होती है। इंडिया का अपना परमानेंट इंटरेस्ट भी है। इंडिया अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, ना कि इट विल, मतलब वॉर को जस्टिफाई नहीं करना है, वॉर को जस्टिफाई नहीं करना है। ये चीज़ आप आंसर में भी लिखेंगे कि इंडिया जो डील कर रहा है रशिया के साथ, वो कोई ऐसा नहीं कि वो वॉर को जस्टिफाई कर रहा है। वो अगर वॉर नहीं भी हो रहा था तो भी हम कर रहे होते ना रशिया के साथ। ऐसा तो नहीं कि हम वॉर हो रहा है इसीलिए हम कर रहे हैं। वो नहीं भी हो रहा होता वॉर तो भी हम कर रहे थे, लेकिन वॉर को जस्टिफाई किए बिना भी हम अपने नीड्स को, हम अपनी कंट्री के सिटीजन्स की नीड्स को, वो हम टॉप पे रखेंगे। वो हमारी टॉप प्रियोरिटी है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई रशिया के साथ ये डील्स करना गलत नहीं होगा। दिस विल नॉट बी रॉन्ग। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, एंड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे जो इंपॉर्टेंट था इस वीक में वो था न्यू क्रिमिनल बिल। तो यहाँ पे आपको पता है कि न्यू क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 जो है वो प्रपोज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो सेंसिटिव मेजरमेंट के नाम पे जो बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं उनको स्टोर करना, कलेक्ट करना, आइरिस स्कैन है, रेटिना स्कैन है, वो स्टोर करना, ये काफ़ी ज़्यादा प्रपोज किया गया है। कई लोगों ने, अपोजिशन ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है और कहा है कि इट इज़ एन अटैक ऑन प्राइवेसी। अब आपको बता दूं कि पहले जो ये बिल था, ये पहले जो एक्ट था वो था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, बंदी शिनाख्तगी अधिनियम 1920 कहलाता है ये, है ना। द प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, जिसको कि हिंदी में बंदी शिनाख्तगी अधिनियम बोलते हैं 1920 का।
100 साल से ज़्यादा पुराना, इसलिए हाँ बिल्कुल सही सी बात है कि इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत थी। लेकिन पहले जो ये एक्ट था ये केवल फिंगरप्रिंट या फुटप्रिंट इंप्रेशन तक ही था, या फोटोग्राफ तक ही था, ठीक है ना, फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट और आपका कन्विक्टेड पर्सन की फोटोग्राफ तक ही था। लेकिन अब इसको मेजरमेंट के नाम पे इसमें नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं और कहा गया है कि भाई इसमें मेजरमेंट में पहले सिग्नेचर रहेगा, हैंड राइटिंग रहेगी, आइरिस रेटिना स्कैन रहेगा, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल रहेगा, इसके अलावा उसका एनालिसिस भी किया जाएगा, मतलब कि एनालिसिस किया जाएगा। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो इश्यूज़ कहाँ पर है, एनालिसिस का मतलब नहीं बताया किसी ने कि एनालिसिस में क्या होगा, व्हाट दिस एनालिसिस विल कंप्राइज, ये कहीं नहीं लिखा एक्ट में, तो इसका मिसयूज़ किया जा सकता है। दूसरा, ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसको स्टोर कर सकता है, एनसीआरबी जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये स्टोर कर सकता है, प्रिजर्व कर सकता है मेजरमेंट्स फॉर एटलीस्ट 75 ईयर्स, है ना, 75 सालों तक ये स्टोर करके रख सकता है, 75 ईयर्स तक। तो एनसीआरबी विल बी एबल टू शेयर द डेटा विद अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एज वेल। तो एनसीआरबी 75 साल तक डेटा स्टोर कर सकता है और शेयर कर सकता है विद अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज। थर्ड है, इट एम्पावर्स द मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव वाइटल डिटेल्स विच टिल नाउ वर रिजर्व्ड फॉर कन्विक्ट्स एंड दोज इन्वॉल्व्ड इन हीनस क्राइम्स। तो यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया था कि पहले कुछ कंडीशंस लगी थी कि भैया ऐसे बंदी का ही ये मेजरमेंट लिया जाएगा। अब क्या है, मजिस्ट्रेट चाहे तो किसी भी व्यक्ति का, मतलब अगर आपने मास्क नहीं लगाया है, आपने अपनी गाड़ी नॉन पार्किंग एरिया में पार्क कर दी है, इसके लिए भी आपका रेटिना स्कैन, हैंड राइटिंग सब स्टोर करके 75 साल तक एनसीआरबी अपने पास रखेगी। फोर्थ है, इट एम्पावर्स द पुलिस एंड प्रिजन ऑफिसर्स टू अप टू द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल टू टेक डिटेल्स ऑफ एनी पर्सन हु रेजिस्ट्स और रिफ्यूजेस टू डू सो। ये एम्पावर करता है पुलिस को और प्रिजन ऑफिसर्स को अप टू द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल, मतलब जो हेड साहब तक के रैंक के लोग रहते हैं, वो अगर कोई व्यक्ति रिफ्यूज कर रहा हो तो उसको मतलब रेजिस्ट या रिफ्यूज कर रहा हो उस पर्सन का भी ये कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब हेड कांस्टेबल रैंक तक में भी जाके कर सकते हैं जो फीती वाले रहते हैं ना। इसके अलावा द बिल ऑल्सो सीक्स टू अप्लाई टू पर्संस डिटेन्ड अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो अगर कोई व्यक्ति किसी कन्विक्शन में नहीं है, रादर किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में है, तो उसका भी इंक्लूड किया जा सकता है, ये लिया जा सकता है इस तरीके से सैंपल। तो ये काफ़ी लोगों ने इसको अपोज किया कि भैया ये सही नहीं है, इट विल सेट रॉन्ग प्रेसिडेंट एंड इट इज़ एक्चुअली एम्पावरिंग द पुलिस अलॉट, इट इज़ एम्पावरिंग द एनसीआरबी अलॉट। तो ऐसे में इसका अपोज किया जा रहा है, कई लोगों ने इसका अपोज किया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। कीप लविंग अस and keep sharing us. That is it for the day. Thank you and have a nice day.